आखिर क्यों इंजीनियर्स एक छोटी सी गलती को बार बार नज़रअंदाज करते रहे और वो एक दिन सबसे बड़े ट्रेन क्रैश में बदल गया, जहां 100 से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी जान खो दी। पर आखिर क्यों? सो वेलकम बैक दोस्तों, अननोन यूनिवर्स के एक और एपिसोड में। 1950 एक वो टाइम था जब वर्ल्ड में पहली बार बुलेट ट्रेन लॉन्च हुई। बुलेट ट्रेन की इनोवेशन किसी अचीवमेंट से कम नहीं थी। ये सब देखने के बाद काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ ने भी इस बारे में सोचा और अपनी हाई स्पीड ट्रेन्स पर काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे काफ़ी कंट्रीज़ ने अपनी ट्रेनों को हाई परफॉर्मेंस ट्रेनों में चेंज कर दिया था। फिर इसी के साथ जर्मनी ने भी अपना एक हाई स्पीड परफॉर्मेंस ट्रेन का कंसेप्ट स्टार्ट किया, जिसका नाम था ICE। ICE इंटरसिटी एक्सप्रेस के नाम से बहुत मशहूर था। साथ ही आइस एक एडवांस एरोडायनेमिक और एडवांस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की ट्रेन थी। आइस ट्रेन एडवांस तो थी, लेकिन उसके अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि जब ट्रेन हाई स्पीड पर चलती थी तो ट्रेन के अंदर वाइब्रेशन फील होती थी और एक अनवांटेड नॉइज़। आइस ट्रेन के अंदर वाइब्रेशन डेली बेसिस पर रहती थी, जो कि अंदर ट्रैवल करने वाले फील कर सकते थे। आइस ट्रेन की वाइब्रेशन के पीछे का कारण था इसके व्हील्स। आइस ट्रेन के व्हील्स मोनोब्लॉक टेक्नोलॉजी बेस्ड थे, जो कि एक सिंगल पीस में बिल्ड होते हैं। सिंगल पीस के अंदर व्हील बिल्ड होने से एक तो वो चीपर बहुत था, सेकंड पार्ट कि वो स्ट्रॉन्गर बहुत था, थर्ड वो रिलायबल बहुत था। ट्रेन जैसे ही अपनी हाई स्पीड परफॉर्मेंस अचीव करती थी, ट्रेन के अंदर फिर से अनवांटेड नॉइज़ आ जाती थी। इंजीनियर्स ने प्रॉब्लम को देखा और बताया कि ये इस वजह से है कि ट्रेन का वेट इक्वल नहीं है और जिसकी वजह से हाई स्पीड पर फ्रिक्शन पैदा होता है, जिससे व्हील का आउटर बेस ऊपर से नीचे घिस जाता है। व्हील्स के लिए ये एक कॉमन प्रॉब्लम थी, लेकिन इसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मोनोब्लॉक व्हील्स को चेंज करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी और रिपेयर पॉसिबल नहीं थी। इन सब चीज़ों को देखते हुए इंजीनियर्स ने सोचा, क्यों ना हम मोनोब्लॉक टेक्नोलॉजी बेस्ड व्हील को हटा के ट्रेन के अंदर रिजाइलिएंट व्हील डाल दें। रिजाइलिएंट व्हील्स की टेक्नोलॉजी मोनोब्लॉक टेक्नोलॉजी से अलग थी, क्योंकि वो एक सिंगल पीस में बिल्ड नहीं होते थे। रिजाइलिएंट व्हील्स की टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी थी कि वो दो अलग अलग पार्ट्स को जोड़ के बनता था, जिसमें आउटर पार्ट अलग और इनर पार्ट अलग होता था, जिसके बीच में एक रबर पार्ट भी था, जिससे वाइब्रेशंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। रिजाइलिएंट व्हील की टेक्नोलॉजी को देखते हुए इंजीनियर्स को लगा कि हमें सारी ट्रेन्स के अंदर रिजाइलिएंट व्हील्स की रिप्लेसमेंट कर देनी चाहिए। और फिर 1992 फर्स्ट टाइम ऐसा टाइम था कि जब इंजीनियर्स ने इस पर काम करना स्टार्ट किया और 1992 में ही सारी बुलेट ट्रेन्स के अंदर रिजाइलिएंट व्हील लगा दिए। रिजाइलिएंट व्हील की सेम टेक्नोलॉजी वहाँ की एक ट्रैम ट्रेन कंपनी स्टारा के अंदर भी यूज़ होती थी, जिसकी टॉप स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर। 1997 पहला वो टाइम था जहां पर ट्रैम ट्रेन कंपनी ने कंप्लेन की कि उनके रिजाइलिएंट व्हील्स में क्रैक आ रहे हैं। ट्रैम ट्रेन कंपनी ने DB, जो कि एक जर्मन नेशनल रेलवे कंपनी थी, उसको भी इस बारे में इन्फॉर्म किया कि व्हील में क्रैक्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन नेशनल रेलवे कंपनी ने इस चीज़ को नॉर्मल समझा और इस पे ध्यान नहीं, और आइस ट्रेन के अंदर अभी वाइब्रेशन को लेकर और क्रैक्स को लेकर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। और फिर ये सब कुछ टाइम तक नॉर्मल चलता रहा। डेली रूटीन में सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर 3 जून 1998 एक वो दिन जहां सब कुछ चेंज हो गया। डेली रूटीन की तरह आइस ट्रेन 884 हैनओवर के एक स्टेशन पे सुबह 10 बजे आती है
हैनोवर स्टेशन पर रुकने के बाद ट्रेन की नेक्स्ट डेस्टिनेशन हैम्बर्ग थी। हैनोवर से चलने वाली ट्रेन के अंदर टोटल 14 कोचेस थी, जिसमें से 2 पावर कार थी और 12 पैसेंजर कार्स। आइस ट्रेन के अंदर टोटल पैसेंजर 287 थे प्लस 8 क्रू मेंबर्स। हैनोवर से निकलते समय सब कुछ नॉर्मल था और ट्रेन के अंदर किसी तरह की वाइब्रेशन और नॉइस भी नहीं थी। ट्रेन के कोच नंबर 1 में जॉर्ज डिटमैन, जो कि अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने कुछ टाइम के बाद नोटिस किया कि ट्रेन के फ्लोर से कोई आवाज़ आ रही है। धीरे धीरे ये नॉइस बढ़ती गई और इससे पहले जॉर्ज कुछ सोचते ट्रेन के फ्लोर को फाड़कर एक बहुत बड़ा लोहे का पार्ट अंदर आ गया। ये लोहे का पार्ट इतना शार्प था कि अगर वो थोड़ा सा लेफ्ट और राइट हो जाता तो उनमें से किसी फैमिली मेंबर की जान भी जा सकती थी। ये सब देख जॉर्ज और उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा घबरा गए और कुछ ही सेकंड्स में जॉर्ज ने सोचा क्यों ना हम अपनी जल्दी से सीट को चेंज कर लेते हैं। डरे हुए जॉर्ज ने अपनी फैमिली के साथ सीट्स चेंज करी और सोचा क्यों ना मैं जल्दी से इस बारे में कंडक्टर को इन्फॉर्म कर दूं ताकि ट्रेन को रोक दिया जाए। जॉर्ज ने फौरन कंडक्टर को ढूंढना स्टार्ट किया और पाया कि कंडक्टर 3rd कोच में है। जब तक जॉर्ज 1st कोच से 3rd कोच तक जाते रहे, जब तक ट्रेन उस स्पॉट से 3 किलोमीटर आगे जा चुकी थी। जॉर्ज कंडक्टर के पास गए और सारी बात बता दी। कंडक्टर ने सोचा क्यों ना मैं एक बार खुद अपनी आंखों से उस जगह को देख लूं और फिर उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। जब तक जॉर्ज और कंडक्टर 3rd कोच से 1st कोच तक आए, जब तक ट्रेन एक स्प्लिट सेक्शन पर पहुंच गई थी जहां पर ट्रैक स्प्लिट होते हैं। स्प्लिट सेक्शन पर पहुंचने पर ट्रेन की पावर कार प्लस 1st और 2nd कोच ने तो ट्रैक चेंज कर लिया, लेकिन 3rd कोच के व्हील ब्रेकडाउन की वजह से ट्रेन ने ट्रैक चेंज नहीं किया। अब ये वो टाइम था कि ट्रेन 2 अलग अलग ट्रैक्स पर स्प्लिट हो चुकी थी। जैसे ही ट्रैक स्प्लिट हुए, ट्रेन डीरेल हो गई और ट्रेन का 3rd कोच जाकर एक ब्रिज के बड़े से पिलर से टकरा गया। 3rd कोच पिलर से टकराने की वजह से ब्रिज ब्रेक डाउन हो गया और ट्रेन के 4th और 5th कोच के ऊपर गिर गया। ट्रेन के ऊपर गिरने वाले ब्रिज का वज़न 300 टन से भी ज़्यादा था। कंक्रीट का वज़न इतना ज़्यादा था कि 4th और 5th कोच की हाइट सिर्फ और सिर्फ 6 इंचेस रह गई थी, जहां 7th, 8th, 9th और 10th कोचेस स्पीड में होने के कारण आपस में कोलैब हो गए और एक कागज की तरह मुड़ गए। ट्रेन ड्राइवर का कहना ये था कि जिस टाइम पर ये सब कुछ पीछे हुआ, उस टाइम पर उन्हें एक झटके जैसा महसूस तो हुआ था, लेकिन उन्हें इस बात का नहीं पता था कि पीछे ये सब हो चुका है। लेकिन जब ड्राइवर को इस बारे में पता चला तो उसने ट्रेन के लोकोमोटिव को इंसिडेंट स्पॉट से 3 किलोमीटर आगे जाके रोक दिया था। इस पूरे इंसिडेंट में ट्रेन के 1st और 2nd कोच सेफली बच गए थे, जिसमें जॉर्ज भी था। जहां ये सब कुछ हुआ वहां सबसे नियर था एशेड। एशेड एक छोटा सा टाउन था, लेकिन धमाके की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि सारे टाउन के लोग घबरा गए। घबराए हुए सारे लोगों ने इंसिडेंट स्पॉट की तरफ भागना चालू कर दिया। टाउन के एट प्रेजेंट लोगों ने उस इंसिडेंट को अपनी आंखों से देखा। देखने वालों के लिए वो सब कुछ ऐसा था कि चारों तरफ कंक्रीट के ढेर, लोहे के पैनल, डेड बॉडीज और चीखते चिल्लाते फंसे हुए लोगों की आवाज़। सारा सीन कुछ ऐसा था कि अगर एक नॉर्मल आदमी उसे देख ले तो उसकी रातों की नींद उड़ जाए। ट्रेन के अंदर फंसे लोग जोर जोर से अपनी ज़िंदगी के लिए चिल्ला रहे थे, पर लेकिन ट्रेन की विंडोज
जो कि प्रेशर प्रूफ थी उनको तोड़ना इम्पॉसिबल था। ये सब होने के बाद 1000 से भी ज़्यादा वर्कर्स की टीम, हैवी मशीन्स, मिलिट्री, डॉक्टर्स सबको एट प्रेजेंट बुलाया गया और ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया। ऑपरेशन इतना लंबा था कि पहले जिंदा लोगों तक पहुंचने में भी 6 से 7 घंटे का समय लग गया। कंक्रीट के मिक्सचर पर जब हैवी मशीन्स का यूज़ हो रहा था तो इस बात का खास ध्यान रखा गया कि नीचे दबे किसी भी व्यक्ति को चोट ना आए। इस सारे ऑपरेशन को करने के बाद जो रिपोर्ट सामने आई वो ये थी, 101 पैसेंजर ऐसे थे जो ऑन दी स्पॉट डेड हो गए थे और 88 पैसेंजर वो थे जिनको मेजर इंजरीज आई थी। साथ ही 103 वो पैसेंजर्स जिनको माइनर इंजरीज आई थी। हाई स्पीड ट्रेन का ये क्रैश इतना खतरनाक था कि इसने बाकी जो कंट्रीज हाई स्पीड ट्रेन यूज़ करती हैं उनको भी डरा दिया था। इस इंसिडेंट की न्यूज़ सुनने के बाद जापान, इटली, फ्रांस जैसे बड़े बड़े देश जो कि हाई स्पीड ट्रेन का यूज़ करते थे वो भी शॉक हो गए थे। जब इन सबको इन्वेस्टिगेट करने इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंची तो उन्होंने इंस्पेक्ट किया कि ये सब क्यों हुआ था। इन्वेस्टिगेशन टीम ने पाया कि पैसेंजर कोच के व्हील ब्रेक डाउन होने के कारण ये सारा कुछ हुआ है। इस सब के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम ने ट्रेन मेंटेनेंस रिपोर्ट को भी चेक किया। ट्रेन मेंटेनेंस की रिपोर्ट को जब चेक किया गया तो पाया कि जिस व्हील ब्रेकडाउन की वजह से ये सब कुछ हुआ था उसके ऊपर पहले भी काफ़ी बार रिपोर्ट की गई थी फ्लैट सरफेस को लेकर। वैसे तो ट्रेन व्हील्स मेंटेनेंस को लेकर बार बार चेकिंग होती रहती थी जो कि मैनुअल और मशीन से भी की जाती थी, पर जब भी किसी मशीन के अंदर इस बात का अलार्म आता था कि ट्रेन का व्हील क्रैक है तो मेंटेनेंस टीम बोल देती थी कि ये एक फॉल्स अलार्म है। मेंटेनेंस की टीम अक्सर क्रैक्स को देखती रहती थी पर उनको ये लगता था कि ये सब कुछ नॉर्मल है, क्योंकि डेली रूटीन में पिछले 6 साल से ट्रेन्स में कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं। जब 1997 में ट्रैम ट्रेन कंपनी ने सबसे पहले व्हील के बारे में बताया था कि इनके अंदर क्रैक्स आ रहे हैं, तब उन्होंने डीबी जर्मनी नेशनल रेलवे कंपनी को भी इन्फॉर्म किया था कि इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाए कि ये व्हील्स भी हाई स्पीड ट्रेन के अंदर भी यूज़ होते हैं। और उस टाइम पर किसी भी बड़ी कंपनी ने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया और फिर ये सब हो गया। ये सब होने के तुरंत बाद जर्मनी रेलवे कंपनी ने एक्शन लिया और सारी ट्रेन्स को दोबारा से मोनोब्लॉक टेक्नोलॉजी व्हील्स में रिप्लेस कर दिया। मोनोब्लॉक टेक्नोलॉजी में वाइब्रेशंस तो थी लेकिन वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और रिलायबल थे कि हाई स्पीड पे उनका यूज़ किया जा सके, और क्योंकि वो एक सिंगल पीस में डिज़ाइन होते थे। इन सब के बाद जर्मनी ने अपनी हाई स्पीड ट्रेन के ऊपर इतना ज़्यादा काम किया कि ताकि एक बारीक से बारीक चीज़ भी रह ना जाए और ये सब कुछ दोबारा फ्यूचर में ना हो। सो दोस्तों, ये था वो 12 मिनट का समय जब 100 से भी ज़्यादा मासूम लोगों ने सिर्फ कुछ ही मिनटों में अपनी जान खो दी। सो दोस्तों, आज के लिए अलविदा। हम आपसे फिर मिलते हैं अनोन यूनिवर्स के एक और एपिसोड के साथ।